नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय खबर की। आज 16 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के नए संसद भवन से एक ऐसी खबर आ रही है जो देश की आधी आबादी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। लंबे इंतजार और गहन चर्चाओं के बाद आज लोकसभा में संविधान यानी कि 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश कर दिया गया है। यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की नई उड़ान है। सदन में विपक्षी दलों के हंगामे और मत विभाजन के बीच इस विधेयक को पेश करने की मंजूरी मिली है। अगर हम इस विधेयक की बात करें तो इस नए विधेयक के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। बढ़ी हुई सीटों के साथ सदन की 1/3 सीटें अर्थात 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। सरकार ने परिसीमन को जनगणना की देरी से अलग करने का प्रस्ताव रखा है ताकि 2029 के आम चुनाव से ही महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के विरोध पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो काले कपड़े पहनकर आए हैं वे इस शुभ कार्य में नजर का टीका है। जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष ने परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का तर्क है कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर दल से सलाह लिया जाएगा। अब बात करते हैं रोजगार से जुड़े मुद्दों पर। मार्च 2026 में भारत में बेरोजगारी दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर है। भारत की बेरोजगारी दर मार्च 2026 के महीने में बढ़कर 5.1% हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा पिछले 5 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। बेरोजगारी दर में यह बढ़ोतरी ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में भर्ती गतिविधियों में आई सुस्ती को दर्शाती है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात जैसे प्रमुख संकेतक भी नीचे गिर रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर फरवरी में 4.9% से बढ़कर मार्च 2026 में 5.1% हो गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी में केवल मामूली वृद्धि देखने को मिली, लेकिन शहरी बेरोजगारी में हुई बढ़ोतरी ने कुल बेरोजगारी दर को ऊपर ले जाने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये आंकड़े सभी लिंगों में बेरोजगारी में हुई बढ़ोतरी को भी उजागर करते हैं। पुरुषों में बेरोजगारी की दर बढ़कर 5.0% हो गई और महिलाओं में बेरोजगारी की दर 5.3% बढ़ गई है। इससे यह भी पता चलता है कि रोजगार के अवसरों में आई सुस्ती का असर पुरुष और महिलाओं दोनों पर पड़ रहा है, जो व्यापक श्रम बाजार की चुनौतियों को दर्शाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राष्ट्रीय खबर की। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस ने एक अहम समझौता किया है। भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस ने मिलकर आधुनिक जेट इंजन बनाने के लिए एक अहम टेक्नोलॉजी पर समझौता किया है। यह साझेदारी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह एग्रीमेंट F414 जेट इंजन को एक प्रोडक्शन पर फोकस करता है, जिनका इस्तेमाल एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह एग्रीमेंट F414 जेट इंजन के को प्रोडक्शन पर फोकस करता है, जिनका इस्तेमाल एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस डील में भारत को जरूरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शामिल है। यह दोनों कंपनियों के बीच इस तरह का पहला कोलैबोरेशन भी है। फाइनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही होने की उम्मीद है। ये इंजन भारत के आने वाले स्वदेशी फाइटर जेट्स को मजबूत बनाएंगे। यह पार्टनरशिप डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच गहरे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को भी दिखाती है। GE एरोस्पेस द्वारा विकसित F414 इंजनों का इस्तेमाल यूएस नेवी पिछले 3 दशकों से कर रही है। इनकी भरोसेमंद विश्वसनीयता इन्हें भारत के भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के लिए आदर्श बनाती है। भारत का एक दीर्घकालिक लक्ष्य आयातित रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता को कम करना भी है। यह डील मेक इन इंडिया पहल को भी समर्थन देती है, क्योंकि इसके जरिए घरेलू स्तर पर ही उच्च प्रदर्शन वाले जेट इंजनों का निर्माण संभव हो पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप्स इंडिया से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय खबर की। केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप्स इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है। सरकार के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 लॉन्च किया है।
इस 2.0 वर्जन को 10,000 करोड़ रुपए के विशाल कोष का समर्थन मिलेगा। इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की थी और इस पहल का उद्देश्य डीप टेक, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग और शुरुआती चरण के स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देना है। यह फंड स्टार्टअप्स को निवेश चैनलों के माध्यम से पूंजी तक पहुंच बनाना और सक्षम बनाना और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 पिछली फंडिंग स्कीम का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका मकसद स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल जुटाना था। सीधी फंडिंग के उलट इस स्कीम के तहत सरकार सेबी रजिस्टर्ड वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश करेगी, जो आगे चलकर अलग अलग स्टार्टअप में निवेश करेंगे। इस दूसरे चरण में इसकी पहुंच का विस्तार किया गया है और इसमें खंडित वित्त पोषण दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित वित्तीय सहायता प्राप्त हो। इस पहल की निगरानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को इनोवेशन और आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य भी है, जैसे भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वेंचर कैपिटल निवेश को बढ़ावा देना, डीप टेक और R&D केंद्रित स्टार्टअप को भी सहायता प्रदान करना, उन स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी आधारित है, शुरुआती चरण और विकास चरण के स्टार्टअप को भी मजबूत बनाना इनके उद्देश्यों में शामिल है। खबरों में आज यहीं तक। मैं निरंजन कल फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि।